दोस्तों, भारत की बात में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं और विषय इतना ज्वलंत है कि मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ इस विषय पे बात करना चाहिए। आपको पता है कि पिछले 1 डेढ़ महीने से ईरान, इज़राइल और अमेरिका के तीनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और 3 देश इसमें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और गल्फ कंट्री के कुछ देश इनडायरेक्टली इसके शिकार हो रहे हैं। और अब जबकि युद्ध 35-40 दिन होने को आ रहे हैं तो पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। पूरे विश्व में ऊर्जा संकट पैदा हो गया क्योंकि 60% जो विश्व में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम गैस या फिर दूसरे नेचुरल गैसेस, वो इन्हीं क्षेत्रों से आता है और पूरे विश्व को आपूर्ति किया जाता है। इस पूरे विषय में युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग समाचार पत्रों में और समाचारों में, सोशल मीडिया पे ये देख के समझ गए होंगे कि इस युद्ध के मुख्य 3 देश इसमें शामिल हैं और तीनों देशों के अलग अलग उद्देश्य हैं। युद्ध उलझने का एक भी कारण है कि ईरान का उद्देश्य कुछ और है, इजराइल का उद्देश्य कुछ और है, अमेरिका का उद्देश्य कुछ और है। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान इजराइल की अस्तित्व मिटाने की लड़ाई लड़ रहा है और इस दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका है, उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। उसको ना तो ईरान से मतलब है ना इजराइल से मतलब है। उसको सिर्फ पूरे विश्व के तेल पे कब्जा करना है। अभी अभी उसने वेनेजुएला पे इसी तरह से उसको कब्जा करके उसके सारे तेल को हथिया लिया और बिल्कुल इसी इरादे से आया था। दुर्भाग्य से एक ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति है जो अमेरिका के इतिहास में सबसे, आप कह सकते हैं कि अमेरिका के अनुसार वो फिट राष्ट्रपति नहीं है। इस पूरे 40 दिन में उस आदमी ने अपना 8 बार यू टर्न लिया। पहले कहता था वो कि रिजिम चेंज कराएंगे, फिर उसने कहा कि एटम बम बना रहा है, उसके पास यूरेनियम 440 किलो का है और वो 60% उसको रिफाइन कर लिया है। फिर उसने कहा कि मुझे रेजिम चेंज कराने से कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि फिर उसने, तब ईरान ने क्या किया कि अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था जहां से 30% क्रूड ऑयल या ऊर्जा उत्पादन के सामान के शिप जाते थे, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पहले ट्रंप ने कहा कि हम इसको खुलवाएंगे, अपना वारशिप भेजेंगे। कल का उनका स्टेटमेंट है कि मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्या मतलब है, जिसको उससे मतलब है वो अपना अपना लड़ाई लड़े और अपना तेल निकाले। एनीवे, ये बैकड्रॉप में हम लोग चूंकि देश में रहते हैं, भारत में, तो हम लोग भारत की बात करेंगे। जैसा मेरे चैनल का नाम भी भारत की बात है, तो मेरा सब्जेक्ट भी यही है कि हम लोग जो कैसे मेरा देश मैनेजमेंट कर रहा है, इसका हमने इस संबंध में अपने 3 दोस्तों से बातचीत किया है, जिनका नाम गोपाल श्रीवास्तव, श्री विकास कुमार
और श्री बद्रीनाथ झा, ये 3 लोग मेरे मित्र हैं। इनको इस संबंध में हम अपने विचार को रखने बोलेंगे। और कुछ बातें मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ आवश्यक कदम जरूर युद्ध के पहले भी उठाए हैं और युद्ध के दौरान भी उठाए हैं। जैसा आप सुनेंगे दोस्तों से, मेरा ये मानना है कि 2019 तक 2020 तक हम सिर्फ 26 देशों से पेट्रोलियम और गैस खरीदते थे। वर्तमान सरकार ने इस एरिया को वाइड किया और आज के डेट में हम 42 देशों से अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करवाते हैं। क्योंकि एक ऐसा है जो हम लोग इस मामले में ऊर्जा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, तो हम लोगों को विदेशों पे ही निर्भर रहना है, कम से कम 65 से 70% तक। सरकार ने युद्ध के दौरान भी काफ़ी एक्टिवली काम करके ऐसी कोई स्थिति नहीं आने दी है जो हमारे पड़ोसी देशों या विकसित देशों में जो आज की स्थिति है, यूरोप के सारे देश या हमारे पड़ोसी देश जो हैं, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ स्थिति विकट है, विकट। तो मैं अपनी बातें बाद में रखूँगा। मैं बारी बारी से गोपाल जी, श्री विकास कुमार और श्री बद्रीनाथ झा को इस विषय पे अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हमारे मित्र विष्णु जी जो बेंगलोर में हैं इन दिनों, ने मैसेज किया सुबह सुबह कि यार अमेरिका और ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, वॉर चल रहा, 1 महीना हो गया और इससे जो परेशानियां हो रही हैं जो उन कंट्रीज़ को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं इस युद्ध में, और उसके कारण जो हमारा देश पर्टिकुलरली इंपोर्ट मैनेजमेंट में क्या कुछ किया है और कर रहा है, उस पर कुछ बोलने के लिए बोले, एनर्जी इंपोर्ट पे। तो ये तो सच है कि ये जो वार 1 महीना से ऊपर हो गया है अमेरिका ईरान के बीच, इजराइल भी इसमें है, और इसकी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं अन्य देशों को, एनर्जी की, क्रूड ऑयल की, गैस की, उसका समाधान निकालने के लिए सभी चिंतित हैं और इसके मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हर देश अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ कर रहा। हमारा देश भी एनर्जी इंपोर्ट मैनेजमेंट पे बहुत फोकस दिया है और उसका नतीजा ये है कि 1 महीना होने के बावजूद भी आज हमारे देश में ऑफ कोर्स किल्लत है एलएनजी गैस के, पेट्रोल की, लेकिन उसके बावजूद भी हम अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आज भी हम अपने देश में पेट्रोल की कीमत को नहीं बढ़ाया। हाँ, राशनिंग ज़रूर कर रहे हैं, होर्डिंग पे भी नज़र है और इसका असर भी है। जहाँ तक एनर्जी इंपोर्ट की बात है, उस पे हमारा देश, भारतवर्ष, युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस पे बहुत प्रोएक्टिव होकर काम किया है और जो हमारा एनर्जी इंपोर्ट का डिपेंडेंसी रहा है कुछ विशेष देशों पे, उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए पहले हम लोग 2-3 साल पहले तक 15-20-21 कंट्री से शायद इंपोर्ट करते थे एनर्जी, क्रूड ऑयल, एलएनजी गैस एंड ऑल। आज हम 40 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अर्जेंटीना भी है, साउथ अफ्रीका के भी दोस्त कुछ देश हैं, लैटिन अमेरिका के भी देश है। अर्जेंटीना से हम लोग अब इंपोर्ट करने लग गए हैं और इसका सिर्फ कारण यही है कि जो हमारा
डिपेंडेंसी था पर्टिकुलरली रशिया पे, उसको कम किया हमने। तेल रशिया से कम लेना भी शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं कि ट्रम्प की वजह से ही किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इंपोर्ट, एनर्जी इंपोर्ट मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा था। और जैसे कि ये युद्ध अभी तुरंत समाप्त होगा ऐसा अंदेशा कम है, और इस पे नज़र रखते हुए हमारा देश काफ़ी सक्रिय है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। राशनिंग भी हम अपने देश में डोमेस्टिक कंजम्पशन में कर रहे हैं, और ये मैनेजमेंट का ही नतीजा है। और हमारे देश के बहुत प्रबुद्ध कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ लोग लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इसका समस्या का निदान तो एकदम से पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम कंफर्टेबल पोजीशन में रह सकते हैं अगर हम मेटिकुलसली अपने मैनेजमेंट को मेटिकुलसली फॉलो करें। तो कहा कि युद्ध चलेगा लंबा, और जहाँ तक अमेरिकन प्रेसिडेंट का दावा है कि हम जीत चुके हैं युद्ध, और हमको अब वो जो पैसेज है हॉर्मुज़ सी पैसेज, जिसके थ्रू जहाज, मालवाहक जहाज एनर्जी लाते थे, देशों में देते थे, भिन्न भिन्न देशों में, वहाँ प्रतिबंधित है। ईरान ने कुछ प्रतिबंध लगा के रखा है। उसके बावजूद भी हमारे अच्छे रिलेशन की वजह से हमारे जहाज कुछ आए हैं, कुछ आने की प्रक्रिया में हैं, और देश के सर्वोच्च अधिकारीगण इस पे लगे हुए हैं कि कैसे इसका निदान निकाला जाए। और निदान निकालने में जो सबसे अहम भूमिका है वो भारत की भी हो सकती है। आज ही सुने हैं, जो खबर में पढ़ा है हमने, न्यूज़ में भी देखा सुना है कि 45, 50, 60 कंट्री सब मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि उस पैसेज का अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है या नहीं। कहा कि अमेरिका ने तो पहले तो कहते रहे कि हम उस पैसेज को क्लियर करा देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ईरान भी अपने जिद पे है कि हम अपने मित्र देशों के अलावे और किसी का जहाज भी उधर से गुजरने नहीं देंगे। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका तो अब उस हॉर्मुज़ सी पैसेज से अपना हाथ हटा लिया है। कहा कि जो देश उस पैसेज के थ्रू अपना एनर्जी और नेसेसरी गुड्स मंगवाया करते हैं वो अपना समझें। और हमारे पास तो अमेरिका में बहुत अथाह तेल है, और जिसे लेना है वो हमसे ले सकता है तेल। एक्चुअली अमेरिका का डिप्लोमेसी है, ये युद्ध एक बस जिद की वजह से चल रहा है, और इसमें अमेरिकन को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत डैमेज नहीं हुआ है। क्या है कि उसके सीमा के अंदर ईरान कोई हमला नहीं कर पाया है, और न कर पाएगा शायद, दूरी लंबी होने की वजह से। तो अमेरिका तो ठीक है, बस खुद उसके अपने देश में जो ट्रम्प का विरोध हो रहा है, और ट्रम्प भी आज तो अपने आर्मी चीफ को भी उन्होंने हटा दिया। तो जो उनके खिलाफ बोलेगा या जो कुछ न्यूट्रल होके बोलेगा उसको पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए उनको थोड़ा ट्रबल हो भी रहा है, और थोड़ा आइसोलेशन में भी हो गए हैं। खैर ये तो है, लेकिन निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एनर्जी इंपोर्ट में हम लोगों ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। और हमारे देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी इस कार्रवाई पर शाबाशी तो देनी चाहिए, और लेकिन जनता को भी एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हम बस अब यही कहेंगे कि अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ये तय है कि कंट्री हमारा जो है ये एनर्जी इंपोर्ट पे काफ़ी ध्यान दे रहा है, उसके मैनेजमेंट पे बहुत मेटिकुलसली नज़र रखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।
आपदा प्रबंधन जो ऊर्जा आयात प्रबंधन से संबंधित है, उसके बारे में विष्णु ने कहा है कुछ अपना वक्तव्य देने के लिए। विष्णु समसामयिक मुद्दों पर हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ लाते हैं, दर्शकों के सामने नई बातें बताते हैं। तो फिलहाल जो भारत की स्थिति है ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में, मुझे उसमें अभी तक कोई नुक्स एज सच नहीं मिला है। इसे मोदी जी जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी राजनीति या कूटनीति से संबंधित जो भी निर्णय है वो देश के हक में और देश के हित में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत है। जब अभी बहुत सारे मुल्कों में पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे दाम बढ़ गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, भारत में अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। पिछले दिनों जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, मैं उनको सुन रहा था, श्री राजनाथ सिंह जी को, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी भी हमारे पास 60 दिनों का क्रूड ऑयल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस दरमियान हॉर्मुज से जो भी शिप आया है, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता ही है कि उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आए, एलपीजी भी आए। एलपीजी के मामले में भी जो जिस तरह से पैनिक फैला हुआ था, ऐसा सच कुछ नहीं है। कुछ विपक्षी खेमे के लोग जानबूझ के इसको प्रचारित करते हैं, और कुछ जो एक पैनिक बाइंग का होता है। मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में ये बात कही कि कोरोना के समय में जो स्थिति भारत में हुई थी, उस स्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये उनकी दूरदर्शिता है। वर्तमान में जो स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, हथियारों का इतना बड़ा बड़ा जखीरा इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी आपदा की स्थिति है पूरे विश्व में। अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई है, बीच में इजराइल भी है, और भी जो गल्फ़ के देश हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दारोमदार इन मुल्कों पर ज़्यादा है जहाँ से हम आयात भी करते हैं। भारत में एलपीजी प्रोडक्शन की जो स्थिति है, लगभग 60% हमारे पास है और बाकी का आयात करना पड़ता है। और क्रूड ऑयल में हमारे पास बहुत ही कम है, करीब 15 से 20% हमारे पास है, और बाकी लगभग 80% हम बाहर से आयात ही करते हैं, जो इन गल्फ़ देशों से ही, खाड़ी के देशों से ही आता है। तो वो स्थिति अभी बदतर तो हुई है, लेकिन प्रबंधन इतने अच्छे से हुआ है कि हॉर्मुज होके जो हमारे शिप हैं वो बेरोक टोक आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे जो कैबिनेट में जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने जो ये निर्णय लिया है वो वस्तुतः स्तुत्य है। रही बात कि इसमें एक जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। जो अनावश्यक रूप से पैनिक हो जाते हैं लोग और लिखने लगते हैं कि इतना क्राइसिस है, ऐसा नहीं है। आपको अगर 25 दिनों का समय दिया गया तो उतना सब्र रखिए। लोगों को मिल पा रहा है, ढंग से मिल पा रहा है। हमारे एक सेवानिवृत्त महाप्रबंधक हैं जिन्होंने फेसबुक पर ये लिखा, और रांची में ही वो रह रहे हैं, उन्होंने लिखा कि जिस दिन उन्होंने गैस बुक किया, एलपीजी गैस बुक किया, उसके दूसरे दिन उनके घर में सिलेंडर आ गया, पहुंचा गया, और उनके अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी मिला। तो ऐसा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को लिख रहे हैं। बट ये भी बात सही है कि इसके विरुद्ध भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा ये बवाल होने का ये नहीं है कि गैस बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। पेट्रोल, आप जाइए पेट्रोल पंप पे, अभी परसों भी मैंने पेट्रोल भराया है, और मैंने ऐसा नहीं है कि टैंक फुल कर दो, मैंने कहा ठीक है 2000 रुपये का पेट्रोल डाल दो। तो किसी भी पेट्रोल पंप पे, मैं रांची से निकल के धुरवा गया, धुरवा से निकल के नामकुम गया, फिर कांटा टोली चौक होके मैंने आया, लेकिन कहीं भी ऐसा पैनिक जैसा दृश्य मुझे पेट्रोल पंप पर नहीं लगा। गैस के लिए लंबी लंबी कतार लग रही है, लेकिन वो पैनिक बाइंग और वो स्टोर करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं।
तो मेरा ये मानना है कि ये ऊर्जा प्रबंधन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है भारत में। और एनर्जी क्राइसिस अगर है भी तो भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से अभी नहीं हुआ है। और ये सरकार की नीति है, हमारे प्रधानमंत्री का अपना प्रयास है, वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इन देशों के साथ उसको उन्होंने और भी मजबूत किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रबंधन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है एनर्जी का। और उन्होंने एक तरह से आगाह किया है, जो संसद में उन्होंने बयान दिया, तो राष्ट्र पे जब भी ऐसी संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाती है तो अच्छे नागरिकों का ये पुनीत कर्तव्य होता है कि आप उसमें सहयोग करें। उनकी आशंका निर्मूल नहीं है। ये युद्ध जिस भयावह स्थिति में पहुंच चुका है उसमें कुछ भी हो सकता है, जहां हम बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं, हमारा कोई उस पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी सचेत रहें, आप भी सावधानी बरतें और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका हम लोग हर तरह से जो है सहयोग करें, उनकी बातों को समझें और जितना हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं अपने इस तरह के व्यय पर, जो गैस की जो किल्लत हो। नमस्कार मित्रों, मेरे एक पुराने सहकर्मी हैं और एक अच्छे साथी भी हैं, विष्णु जी। वो चाहते थे कि जो देश में अभी पिछले दिनों हमारे देश की जो एनर्जी इंपोर्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था रही है उसके विषय में मैं कुछ अपनी बातें उन तक रखूं। वो देश दुनिया से संबंधित समसामयिक विषयों पर अपने एक वीडियो चैनल चलाते हैं, तो वो इस विषय में मेरी राय चाहते थे। तो मैंने भी सोचा इस पे और फिर सोचा कि कुछ आपसे बात कर लूँ इस बारे में। तो जो कुछ भी पिछले एक महीने में हमारे देश में हुआ एनर्जी इंपोर्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में, जो कुछ भी व्यवस्था उसकी बनी है, अगर मैं उसको ओवरऑल देखूं तो मैं सरकार की सराहना ही करना चाहूँगा। सरकार को उसके लिए मैं पूरे नंबर देना चाहूँगा। उसके जो वजह हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब एक महीना पहले 28 फरवरी को, अगर मैं सही हूँ तो 28 फरवरी को जब ये परिस्थितियाँ बिगड़ी गल्फ़ कंट्रीज़ में और जो कुछ भी हुआ उससे हम सबको ऐसा अंदेशा था, हम सबको ये एक आशंका थी कि अब हमारे देश में भी एनर्जी के प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन हम करते हैं उन पर असर पड़ेगा, उनकी आपूर्ति पर असर पड़ेगा, उनके दामों पर असर पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कीमतें जो होती हैं वो सीधा सीधा आपूर्ति और मांग के सापेक्ष होती हैं, डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होती हैं। तो अगर आपूर्ति बाधित होगी तो दाम पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें और पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़ी होशियारी और बड़ी समझदारी से काम किया। आज तक पिछले 5वें हफ्ते में हम जा रहे हैं इस समस्या के आने के बाद, अभी तक जो सामान्य जन के कंजम्पशन की चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल और डोमेस्टिक गैस, उसके दामों में नहीं कोई परिवर्तन हुआ है, उसकी आपूर्ति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमने नहीं देखा। और लार्जली एक दो अगर हम स्पोरेडिक इंसिडेंट को छोड़ भी दें जो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आई हैं जानने में, समझने में, देखने में, कि कहीं कहीं पेट्रोल पंप से बड़ी भीड़ लग गई, बहुत सारी लाइनें लग गई पेट्रोल लेने के लिए, गैस सिलेंडर्स की लाइनें लगी हुई हैं, लोग आधी रात से लगे हुए हैं। अगर हम एक दो इंसिडेंट्स को छोड़ भी दें, क्योंकि लार्जली वो हुई नहीं कहीं हमारे देश में, इतने बड़े देश में 5-6 जगह अगर हो जाए तो उसको हम उसको उस पैमाने पर नहीं नाप सकते सरकार की नीतियों को और सरकार की परिस्थितियों को। लार्जली जो हुआ, जो कुछ भी रहा वो बहुत अच्छा रहा। इसका आपूर्ति व्यवस्था बनी रही, कीमतों में भी स्थिरता रही। सरकार ने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि कीमतों में कुछ इजाफा हो। तो ये मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा रहा। सरकार ने इसके लिए और भी जो काम किए उसकी भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। जैसे उसने परिस्थिति को भांपते हुए शुरू में पता तो था कि हमको गैस के सेक्टर में हमको तकलीफ होगी, क्योंकि गैस हम प्रोड्यूस करते नहीं, जो गैस का इस्तेमाल हम करते हैं अपने घरों में खाना बनाने के लिए या
अपने इंडस्ट्रीज़ में उनके गैस का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शंस के लिए, उसका प्रोडक्शन हम अपने देश में तो नहीं करते, उसको इंपोर्ट ही करते हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा, ये हमें पता था। तो सरकार ने डोमेस्टिक सेगमेंट को टच करने के बजाय कमर्शियल सेगमेंट को टच किया, तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट रहा। सरकार ने उसके प्रोडक्शन को, कमर्शियल गैस के प्रोडक्शन को थोड़ा रोका, कंट्रोल किया। हालांकि इसका एक फ्लिप साइड ज़रूर है कि जो इसका असर पड़ेगा कुछ लोगों पर, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, जो इटरीज़ हैं, स्मॉल इटरीज़ हैं, जो रोड साइड लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चलाते हैं और इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल गैस का, उन पर ज़रूर असर पड़ा होगा। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स हैं जहाँ इन कमर्शियल गैस का इस्तेमाल होता है, उनके अपने प्रोडक्शंस के लिए वहाँ इसका असर पड़ा होगा, जैसे फर्टिलाइज़र है। मैं पढ़ रहा था कि कहीं हरियाणा में और राजस्थान में एक दो सेरामिक सेक्टर में शायद, और इस तरह के छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जो काम हो रहे हैं हरियाणा में और राजस्थान के कुछ एसएमई में, वहाँ इसका असर पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब उसका कमर्शियल गैस का सप्लाई उन लोगों को कम मिल रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों ने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किया होगा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन को उन फैक्ट्रीज ने, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज ने कम किया होगा। तो अगर अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन वो कम करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने वर्कफोर्स जो उन्होंने इंगेज कर रखा है पूरे का इस्तेमाल तो वो कर नहीं पाएंगे। तो वो एक एडवर्स इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा होगा जो शुरू के स्टेप सरकार ने लिए कमर्शियल गैस के प्रोडक्शंस को कंट्रोल करने के। लेकिन अगर आप सोचें तो सरकार के पास उपाय ही क्या था, सरकार के पास रास्ता ही क्या था। तो इस लिहाजन मैं सरकार को उनके पूरी सराहना करूँगा, उनको पूरे नंबर देना चाहूँगा। सरकार, हम ये सोचें कि सरकार और इस एनर्जी मैनेजमेंट, इंपोर्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कर सकती थी। हम कहाँ से और तेल खरीद सकते। एक सोर्स है कि हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को कॉन्टैक्ट करते और गल्फ़ कंट्रीज़ पर अपने डिपेंडेंस को छोड़ देते, खास करके इन दिनों में जब ये झंझट वहाँ चल रहा है। तो अगर हम लैटिन अमेरिकन कंट्री से क्रूड ऑयल लेते भी तो उसको लाने का रास्ता क्या होता, उसको पूरा अमेरिका से निकल के अफ्रीका के नीचे से आते हुए समुद्री रास्ता जो है वहाँ से चलते हुए हमको हमारे देश तक आता वो। तो आप सोचिए, लंबा रास्ता अगर वो तय करता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का असर तो उसके रिटेल प्राइस पर भी पड़ता ही पड़ता, या तो फिर सरकार उसको एब्जॉर्ब करती जिसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता। दोनों ही हालतों में शायद वो उतना समझदारी भरा निर्णय नहीं होता। कुछ पेट्रोल प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश हमने की रशियन कंट्री से भी, रसा से भी, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने अपने कंजम्पशन को देखते हुए अपने जो सेल्स था, जो दूसरे देश को वो एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर उन्होंने कुछ कंट्रोल किया। कुल मिला जुलाकर हमारे पास सिवाय इसके कि हम गल्फ़ कंट्रीज से ही खरीदें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, वहीं से आपूर्ति लें। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकली वायबल रास्ते नहीं थे। तो हमने अपने कूटनीति का जो हमारे स्रोत है, जो कूटनीतिक हमारी क्षमता है, उसका भी इस्तेमाल करते हुए अपनी आपूर्ति को हमने बहाल किया। किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ ने हमको तेल या गैस देने से अभी तक कहीं रोका नहीं, कोई रोक टोक उसमें नहीं की। तो ये सब सरकार के प्रयास के मद्देनज़र ही हुआ है, सरकार के मैनेजमेंट के मद्देनज़र ही हुआ। हाल में भी अभी आप पिछले कुछ अगर आप 1 हफ्ते की 10 दिन की बात करेंगे तो हम सबको पता है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है भी और उसको खोलने की बात हो रही है, और जब अमेरिका ने बिल्कुल हाथ उठा दिया कि मैं उसमें कहीं नहीं पड़ूंगा, जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वो समझें, तो दुनिया के 35 देशों ने मिलकर एक साझा प्रयास शुरू किया है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए ताकि एनर्जी प्रोडक्ट्स का जो आवागमन है वो और सुगम हो सके, पहले के जैसे हो सके, लड़ाई शुरू होने के पहले के जैसे हो सके। उन 35 दिनों में हमारा देश भी एक है। तो हम प्रयास तो हर कर रहे हैं। हमने डोमेस्टिक लेवल पर प्रयास किया कि यहाँ कोई पैनिक ना हो, कोई आपाधापी ना हो, सप्लाई में, आपूर्ति में और कीमतों में कोई इजाफा हमने नहीं करने दिया, सरकार ने नहीं करने दिया। और बाकी जो आपूर्ति का स्रोत बंद हो गया था किसी कारण से भी, जो भी रास्ता वहाँ बंद कर दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके कारण तो हमने ये तय किया कि ठीक है, हम उसको खुलवाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। तो इन सब को अगर हम देखें तो मैं इसमें सरकार को पूरे नंबर देना चाहूँगा, इसमें सरकार की सराहना ही करना चाहूँगा। सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन एक सीख जो हमको इस लड़ाई से मिली है वो पूरे विश्व समुदाय के लिए है, और 1-2 सीख
भारत के अपने लिए है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और हम सबको मिलकर उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार तो ज़रूर ही सोचेगी, मुझे ऐसा लगता है, बट हम सबको देश के नागरिक होने के कारण उसको सोचना चाहिए। पहला तो एक विश्व समुदाय के सोचने की बात यह है कि इस तरह की जो लड़ाई शुरू हुई गल्फ कंट्रीज़ में, और जो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि ईरान ने बंद कर दिया। ईरान बोलता है कि वो मेरा है और उसको बंद कर दिया। ये ठीक बात है, हो सकता है ईरान सही कह रहा हो, लेकिन हम सबको ये सोचना पड़ेगा, विश्व समुदाय को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो रास्ते हैं आवागमन के, जहाँ से लार्जर पॉपुलेशन के लिए, दुनिया के लार्जर पॉपुलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक सोर्स जो एनर्जी है उसका आवागमन हो रहा है, उसको बंद कर देना इस तरह अच्छा रहेगा क्या? हालांकि लोग कहते हैं कि इश्क में और लड़ाई में सब जायज़ होता है, बट फिर भी आज के ज़माने में, इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, लिबरलाइजेशन के ज़माने में, अगर हम एक रास्ते को इस तरह से, जो इतना इम्पॉर्टेंट और इतना क्रूशियल है, उसको हम बंद कर दें सिर्फ इसलिए कि उसके चलते हम किसी को ब्लैकमेल कर पाएँ, इफ़ आई कैन यूज़ दिस वर्ड, तो क्या ये सही होगा? ये विश्व समुदाय को एक बार सोचना पड़ेगा इस बारे में। हमारे अपने देश के लिए जो सोचने की बात है वो ये है कि हमको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा। हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन हमारा प्रयास बहुत धीमा और बहुत, जिसको आप कहें कि लुंज पुंज टाइप से था। हमने उतना उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमारे देश ने, हमारे लोगों ने, हम सब ने। अब उसको करना पड़ेगा। सरकार ने इस विषय में अगर आप ध्यान करेंगे तो ये भी किया था, सरकार ने एक प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेंडर बेस्ड डोमेस्टिक गैस के कंजम्पशन से शिफ्ट करके पीएनजी की तरफ जाएं। कुछ उसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन अब एक लार्ज स्केल पर और बहुत तेज़ी से इस व्यवस्था को करना होगा। हम सबको समझना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जिस सामान को, जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस नहीं करते, जिस चीज़ के कंजम्पशन के लिए हमको दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है, उस पर हम कितने दिन तक चल पाएंगे? अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि पिछले साल 47 लाख वाहन खरीदे गए नए, हिंदुस्तान में 47 लाख नए वाहनों की बिक्री हुई, 4 व्हीलर्स की, कार्स की, पैसेंजर्स कार्स की। आप सोचिए 47 लाख, उनमें से बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल से चलते होंगे। सबके लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। ये ठीक है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जा रहे हैं, हम 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी रफ्तार बहुत कम है। हमको उस तरफ ज़्यादा जाना होगा। डोमेस्टिक गैस के सिलसिले में भी हमको ये सोचना होगा कि इसका ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या है। पीएनजी तो एक है ही, क्या हम बिजली की तरफ जा सकते हैं? क्या हम और कोई व्यवस्था कर सकते हैं? हमको और सरकार को मिलकर इस बात को अब सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमने अनुभव कर लिया कि हमको कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी देखना पड़ेगा। इस आलोक में मैं अपने आप को यहीं रोकूंगा और मैं सरकार के एनर्जी इंपोर्ट मैनेजमेंट को तो पूरा नंबर दूंगा, लेकिन जो लेसन्स हमने सीखने हैं वो भी हमें सीखने चाहिए, इसकी भी मैं अपेक्षा करूंगा। बहुत धन्यवाद विष्णु का कि उसने मुझे मौका दिया। नमस्कार। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की चर्चा हमने सुनी, हमने चर्चा की भी। विकास कुमार जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, श्री बद्रीनाथ झा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बद्रीनाथ झा का एक सही है कथन कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी इसको रैशनलाइजेशन करने का प्रयास किया है। प्लस हम अभी अगर एलएनजी गैस की बात छोड़ दें तो पेट्रोल पंप में अभी भी कहीं भीड़ नहीं है, पेट्रोल आसानी से मिल रहा है। एलएनजी गैस की थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, फिर भी वो मिल रहा है और कई जगह लंबे लंबे लाइनें दिख रही हैं। लेकिन ये तो स्वाभाविक है, जब हम एनर्जी, एलएनजी, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अभी इंपोर्ट इतना रिस्ट्रिक्टेड है तो दिक्कतें तो होगी और उसका सामना करना ही पड़ेगा। और विकास जी ने एक बात कहा कि हम चूँकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ऑफशोर, ऑनशोर करते हैं, लेकिन 30-35 मिलियन टन ही कर पाते हैं। और वो भी वास्तविकता यही है कि उसमें भी अभी डिक्लाइन हुआ है ज़रूर पिछले कुछ वर्षों में। तो इसलिए हम लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ता है
इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट मैनेजमेंट हमारा इसमें बहुत ज़रूरी है, और युद्ध के मद्देनज़र रखते हुए। और हमने वैकल्पिक आयात की बहुत सारे सोर्स ढूंढे हैं देश ने। नए नए कंट्री से आयात हो रहे हैं, अर्जेंटीना से, अफ्रीका की कुछ कंट्री से, लैटिन अमेरिका के कंट्री से। तो मैनेजमेंट तो किया गया है, फोकस किया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम कंफर्टेबल रहेंगे अगर ये हम मैनेजमेंट को बहुत मेटिकुलसली इम्प्लीमेंट करते रहें, और युद्ध तो लंबा चलेगा, इसमें दो मत नहीं है। तो बस और क्या कहें, इस बात में सारी बातें कह दी गई हैं। बस मैं कंक्लूड करना चाहूँगा एक शेर से कि चूँकि युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, शायद कि जंग की शोर को थोड़ी देर चलो मिलकर थामते हैं, हम मिलकर अमन की अफवाह उड़ा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। विष्णु ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। अभी वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो खाड़ी देशों से ही आयातित होते हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। विदेशों में तो बहुत ही दिक्कतें हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की बात मैं बताऊंगा, जहां पेट्रोल की रियली बहुत दिक्कत हो गई है, और वहाँ प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। विकास कुमार साहब ने भी इस पे अपने विचार रखे। उनके विचार में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने ट्रैफिक समस्या के बारे में बात बताई कि ट्रैफिक जाम हो जाता है तो फिर कैसे लोग उसको ये करवाते हैं। तो इस संदर्भ में मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, जिसको मैरीटाइम लॉ भी कहते हैं, उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है कि जो ज़मीन जिस देश की है उससे 22 किलोमीटर तक जो भी समुद्री मार्ग है उस पे उसी देश का अख्तियार रहेगा। और ईरान के केस में ईरान से वो हार्मुज पैसेज जो है वो सिर्फ 5 ही किलोमीटर है, इसलिए उसका पूरा का पूरा अख्तियार है। इसलिए बहुत सारे मुल्कों में, देशों में ये दिक्कत आ रही है। भारत की कूटनीति इस तरह की है, हमें सराहना करनी पड़ेगी इस सरकार की, जो इन्होंने इतने अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। तो वो आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। गोपाल जी, चूँकि मैं जानता हूँ कि वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, तो उनकी बहुत ही पैनी निगाह रहती है आर्थिक मापदंडों पे भारत कितना खरा उतरेगा, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इन सब बातों की चर्चा की है। और अन्य देशों में तेल की काफ़ी दिक्कत है, लेकिन भारत ने इस तरह की नीति अपना रखी है कि वो खाड़ी देशों के अलावा बहुत सारे यूरोपियन देशों से भी आयात करने का उन्होंने सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है, जिससे बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो एनर्जी क्राइसिस, जो आपदा प्रबंधन की बात हो रही है, उसमें भारत बहुत ही सक्षम है, और इतने अच्छे से उनकी व्यवस्था चल रही है कि दिक्कतों का सामना कम से कम लोगों को हो रहा है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। आशा है कि आपने हमारे तीनों वक्ताओं को सुना होगा, और ये काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं। और मुझे सिर्फ अंत में इतना कहना है कि इस पूरे क्राइसिस के समय में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सोशल मीडिया पे बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है। दूसरी एक और समस्या है कि होर्डिंग हो रही है। गैस की, एलपीजी की होर्डिंग तो हो ही रही है। शुरू के 20 दिनों 25 दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल और डीजल की भी होर्डिंग हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस पर छापामारी शुरू किया है, और काफ़ी लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोग से अनुरोध है कि जहाँ तक हो अफवाह पे ध्यान ना दें,
और सही माध्यम से जो सरकार के रूप से जानकारी मिलती है उस पर विश्वास करें और आंखों से देखें और कानों से सुनें। सोशल मीडिया पे ध्यान ना दें। बहुत सारी विदेशी शक्तियां भी इस देश को अस्थिर करने के लिए लगी हुई हैं और सारा विश्व इस बात से परेशान है कि पूरा विश्व के देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए। भारत अभी तक अपने ग्राहकों को, अपने नागरिकों को पुराने दर पे ही पेट्रोल और डीजल दे रहा है। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट अब तक तो हम सर्वोत्तम मानेंगे सरकार का, और नागरिकों को भी इस बात के लिए बधाई है कि लोगों के लाख बहकाने से या अफवाह फैलाने से आज तक लोग उसके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। उन लोगों की इच्छा है कि लोग सड़कों पे आए और देश में अराजक की स्थिति पैदा हो और लोग उसका राजनीतिक लाभ उठाएं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।